लोगों की हिस्ट्री है और सोशोलॉजी भी है आप लोगों का। सोशोलॉजी वाले बी फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे हैं? 3। एजुकेशन, हिंदी 2 3। पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अच्छे। पिछली क्लास में क्या कंप्लीट करा दिया? कहानी हो गया था। पहले नाटक के बारे में आपको बताना था कि आप नाटक करके आएंगे कंप्लीट, और उपन्यास एंड कहानी पहले इन्हीं पे विचार करते हैं क्योंकि वो डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट हमारी 2 है। कहानी के बारे में क्या क्या बताया था मैंने? आपकी जो प्रीवियस क्लास में थी उसमें मैंने क्या बताया था कहानी के बारे में? कहानी के कितने प्रकार बताए थे बताओ? देखना क्या है, कुछ पढ़ा था नहीं है? कितने प्रकार की है कहानी के? प्रकार कितने बताए थे मैंने? रचना के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। रचना में अलग अलग 4 पार्ट थे, स्वरूप में 6 थे और विषय वस्तु में 6। आज में क्या पढ़ना है? नाटक, उपन्यास एकांकी, उपन्यास एकांकी, तुम भी 30 हो, भूली है। ठीक है, उपन्यास और एकांकी। नाटक को बाद में रखते, पहले उपन्यास देख लें। चलो, उपन्यास क्या है? बोलो, उपन्यास के बारे में तो बताओ मैं, क्या होता है उपन्यास? नहीं यार, उपन्यास का अर्थ होता है अपने जीवन की बहुमुखी जीवन को व्यक्त करना, लिखना। ठीक है, लिखते कब है? जब हम खुद के जीवन के अपने अंदर के, आपके अंदर क्या क्या गुण है, आपने क्या क्या किया है, वो हम एक उपन्यास में लिखते हैं। ठीक है, जैसे उप का अर्थ होता है निकट और न्यास का अर्थ है रखना, अपने निकट की जीवन को रखना। आपने अपने जीवन में क्या क्या किया उसको हम उपन्यास में लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे उपन्यास का, इसको पहले तोड़ दिया हमने, इसका मतलब हो गया निकट और न्यास का मतलब हो गया समीप। ये समीप तो निकट ही होगा, पास नहीं, निकट और पास तो एक ही है। रखना, निकट और पास समीप तो इसी के समानार्थी शब्द हो गए ना, सब एक से हो जाएंगे ना। अपने क्या करना है, अपने जीवन के जो हम बात, जो अपने जीवन के गुण है, जो हमने आपने क्या क्या किया है, अपनी लाइफ को क्या क्या, एक डायरी होती है। कई आपने देखे होंगे लोग अपने रोज के कार्यक्रम को, कैरिकुलम जो भी करते हैं वो एक डायरी में मेंशन करते हैं। मैं आज इतने बजे उठा, मैंने ये काम किया, इतने बजे मैंने ये काम किया, इतने बजे मैंने ऑफिस का काम किया, फिर खाना खाया, आज मेरे साथ ये घटना हुई, आज मैंने ये उपलब्धि की। जब ये पूरा एक उसका लाइफ शेड्यूल बन जाता है तो वो उपन्यास के रूप में लिखना शुरू कर देता है। और फिर जब लोग महान उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं तब इनके उपन्यास निकलते हैं, पब्लिश होते हैं, जो महान लोग उपलब्धि हासिल करते हैं। ठीक है, तो उपन्यास कई लोगों ने लिखे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं सबसे ज्यादा उपन्यास, बाबू श्याम सुंदर दास ने भी लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या थे उपन्यास बताओ? कौन कौन से थे? ठीक है, गोदान हो गया और कवन हो गया और कर्म भूमि और कायाकल्प। गोदान उसने बोल दिया। ये कब तक हुए थे जो इन्होंने पब्लिश किए हैं? किसके हैं?
1922 रंगभूमि, ठीक है। कायाकल्प कब पब्लिश किया उन्होंने? डेट बोलते जाओ। नहीं, 1926 है। कायाकल्प की 1926 है। देखो अच्छे से, जो तुम रंगभूमि का कह उसका 1925, ठीक है। इसके बाद कौन से आते हैं आपके? गबन, मैं पूरा लिख लेती हूँ मैंने। गोदान, एक नोट करते जाना। मंगलसूत्र, ये भी उनका उपन्यास है। लहरा, कर्मभूमि, कर्मभूमि हो गया। बाकी और क्या है बहुत देंगे। इनकी डेट वगैरह कुछ मेंशन करके लाओ, कब कब ये पब्लिश, हम नहीं कर रहे, हम में लिखेंगे। मैं और भी नाम दे रही हूँ, ये बताना मुझे प्रेमचंद ने, जैसे मैंने पीएचडी सदन बताए, ऐसे इनके आपको बताने हैं कि ये कब कब इन्होंने पब्लिश करे, कौन से वर्ष में इनकी उपन्यास पब्लिश हुई। ये आपका काम है, आपको सर्च करना है, चाहे गूगल से करो, चाहे क्रोम से करो, चाहे आपसे पढ़ो, और आपके रिस्पॉन्स करो, ठीक है। समझ में आया? समय पता है 4 दिन तो में आना नहीं है, वो हम जानते हैं, पर जिस दिन आओ उस दिन हम पूछेंगे तो फिर जरूर, चाहे हम कुछ भी पढ़ाएं पर तुम्हें जरूर चीज पूछेंगे। हमारा मेन फोकस तुमसे ही रहता है, क्योंकि तुम बहुत क्लास मिस करते हो जब भी हम होमवर्क देते हैं, हमेशा इसने होमवर्क मिस किया। ठीक है, कितना हो गया? अब बताइए कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? कहानी और उपन्यास में क्या क्या अंतर है? उपन्यास में हम कोई भी चीज बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखते, कहानी में हम मन की बातें या काल्पनिक बातों को रखते हैं, और उपन्यास में कोई भी काल्पनिक बातें नहीं होती हैं। जो आपकी जीवनी है वो उपन्यास में एंटर होगी, और कहानी में आप जो नहीं भी पात्र है, किसी भी पात्र को हम बड़ा चढ़ाकर उसके बताते हैं, और कहानी में वो कोई व्यक्ति मर भी जाएगा और वो दोबारा जिंदा भी हो जाएगा, क्योंकि हमने इतने इसमें अतिशक्ति बड़ा चढ़ा के, ठीक है। आया समझ में? एक तो ये अंतर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो सकता है? कहानी को हम कम समय में बता सकते हैं, शॉर्ट में बता सकते हैं, या आप उसको जल्दी कर सकते हैं, लेकिन उपन्यास पूरे व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है, उसको हम जल्दी नहीं लिख सकते। 2 अंतर हो गए। और बताइए, अपने मन से बताओ अंतर। क्या कल पढ़ाएगा तो बताओ, फिर कल पढ़ा कर तुम्हें, हाँ बताओ, तुम बताओ, क्यों बता नहीं सकती हो? हाँ बताओ। नहीं आ रहा है? मन से भी नहीं बता सकते कहानी और उपन्यास में अंतर? ये तो हमने बता दिया, और बताओ। अगर आप देखिए कहानी, इसमें क्या होती है? टाइम लिमिट होती है कि नहीं? कहानी उपन्यास में कोई टाइम लिमिट का है क्या? कहानी में टाइम होता है, उपन्यास में नहीं होता है, वो लंबी होती है, उसमें समय भी ज़्यादा होती है। अगर आपसे गुण रखें तो गुण का बता सकते हो, दोस्त में तो दोस्त, ठीक है। अब आते हैं नाटक पर, ठीक है। नाटक हम क्या करते हैं? नाटक कहाँ पर शो करते हैं? रंगमंच, जैसे हिंदी की भाषा में स्टेज नहीं है, रंगमंच है। रंगमंच पर क्या होता है? रंगमंच पर हम नाटक किसके द्वारा प्रस्तुत करेंगे? एक अभिनय, स्टूडेंट नहीं आएगा, ये हिंदी है। रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि एक रचित होती है, वो अपने पात्र को, व्यक्ति अपने पात्र को प्रस्तुत करता है, किसके सामने? दर्शकों के सामने। ऐसा तो नहीं कि वो अकेले ही एक्टिंग कर रहा है और कोई सामने ना हो, ऐसा हो सकता है? ठीक है। नाटक हमारे कैसे होते हैं? हास्य भी होते हैं, और किसी कोई भी
भाव को आपको प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्ति को समझाने के लिए हमें नाटक की आवश्यकता होती है। अपनी बातों को हम कहकर ना एक्ट के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लो हमने आपके सामने एक कॉम्पिटिशन रखा, या हमने एक प्रतियोगिता, या हम आपके सामने एक एक्टिविटी करा, चलो नाटक के द्वारा कैसे, शॉर्ट वाली, हमने पर्चियों पे कोई नाम लिख लिए, हमने कहा इसे आप बिना बोले ही सामने प्रस्तुत करो, तो क्या करोगे आप? करके बताएंगे। एक्टिंग करोगे, बस मुंह का यूज़ नहीं करना है आपको, कोई भी वोवल्स नहीं यूज़ करने हैं, ना स्वरों का तो यूज़ ही, मुंह से आप नहीं निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे या उसकी एक्टिंग करके दिखाएंगे, सामने वाला फिर आपको उसको कैसे समझता है, ठीक है, ये होता है। तो एक्टिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसे ईजिली समझे, ये नहीं कि आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बेचारा अपने दिमाग में लगा रहे कि पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है। कल हम ये एक्टिंग करवाएंगे आपको, कर लोगे? फालतू फालतू की एक्टिंग मत करना, पता चला तो आड़े टेढ़े करने लगे और उसी में ही टाइम बर्बाद हो गया। करिए, एक्टिविटी में रखते हैं। मैम जैसे पानी पीना ऐसे इमोशन होता है। कोई भी मान लो हमने टॉपिक रखा उसका, तो उसको आपको एक्ट करके दिखाना, शो करें। 2 टीम रखवाएंगे हम, एक गर्ल्स की रहेगी, एक बॉयज़ की रहेगी। तुम्हें कौन आया नहीं है, नहीं है उसकी चलेगा, उसका कोई वो नहीं है, बाकी जो बच्चे आएंगे वो तो करेंगे ना। तो एक गर्ल्स एक बॉय की टीम रहेगी, वो करेंगे, ठीक है। कल एक्टिविटी में देखते हैं कौन कितना पात्र है, एक्टिंग कर सकता है अच्छा, देखते फिर कौन एक्टर बनता है। एक्टर किसको बनना अच्छा लगता है? वो कुछ नहीं बन सकता, क्लास ये अटेंड कर ले बहुत है। सुमित को आती है? नहीं आती, चलो ठीक है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने दृश्य श्रव्य काम के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? भरत मुनि कौन थे? बढ़िया है तुमको। चलो आगे, और एक आते हैं आपके कालिदास, जिनके सबसे ज्यादा नाटक प्रस्तुत होते हैं। मैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत पढ़ा है? कालिदास के सबसे ज्यादा नाटक आते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा नाट्य लिखे हैं उनके कई नाटक आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम आता है, मेघदूत आता है, और उनके एक आता है अवस्था, हाँ, इन्होंने सब लिखे हैं। तो इनके नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में इनके होते हैं, स्कूल्स में बच्चों की नहीं कराते, लेकिन जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होती है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इनके नाटक करते हैं। नाटक के बारे में और कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि नाटक तो सभी जानते हैं। कुछ और इसमें लिखवा दें। नाटक का मैंने बता दिया, भरत मुनि ने सबसे पहले नाटक शब्द का यूज़ किया, और नाटक शब्द की ऊपर भी नट धातु सुनी है, देखो नट धातु, धातु जानते हो? धातु क्रिया नहीं पता, हिंदी पढ़ते हो? अच्छा ये बताओ, धातु क्या होती है? कोई क्रिया क्या होती है? क्रिया करना मतलब क्रिया वही करना, और धातु ऐसे कैसे धातु? वो धातु नहीं है साइंस की, हिंदी की धातु होती है, हिंदी में भी तो धातु पढ़ते हैं। लो, वे शब्द जो हमें एक कार्य का बोध नहीं कराएंगे, सिर्फ शब्द है ये, ठीक है। अब इन्हें हम क्रिया कैसे बनाते हैं? जैसे ये रफ्तार लिख लिया हम लोग, ये होमवर्क में था। मुंशी प्रेमचंद की जितने भी उपन्यास है सारे याद करके आओगे विथ डेट्स है, जो जो ने बरस किया। ये एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन कि धातु क्या है, ये हो गया धातु और ये हो गई आपकी क्रिया, ठीक है। अब हमने कहा पठ, ये पठ हो गई, ये हो गई खा, ये हो गई घी, गिर, कर, ये हमारे शब्द हैं अभी अधूरे हैं। हमने लिखा कर, तो कर हमारी धातु है ना कि क्रिया। गिर धातु, जब हम किसी धातु में ना जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया। यानी अब हम पढ़ में ना जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? पढ़ना हमारी क्या हो गई? अब क्रिया हो गई। खा में ना जोड़ दोगे खाना तो क्या हो गई हमारी? क्रिया। अब कैसे आ गया? तो यही तो धातु है। जैसे उन्होंने कहा, अभी मैं क्या बता रही हूँ नाटक के बारे में, तो जो हमारी नट क्या है? धातु है। उसमें हमने वर्ड काल और नाटक हो गया,
तो जितने भी जो हमारे बिना ना के शब्द होते हैं वो हमारे धातु होते हैं। एग्जाम में आता है कि हमने आपको दे दिया खाना, खाना में से हमें धातु बताना है। अब बच्चे रहेंगे पता नहीं कि क्या दे दिया इन्हें, जब आएगा तभी तो बताओगे। तो अब क्या है इसमें धातु? ना धातु है, हाँ, और ना हमारी क्या है, जोड़ने पर क्या बनती है? क्रिया। तो जितने भी क्रिया के शब्द बनते हैं वो बिना ना के नहीं बनते हैं। आप कोई सा भी काम कर लीजिए, खाना, सोना, पीना, हंसना, रोना, हंस हमारा धातु है, ना जोड़ दिया क्रिया बन गई, यानी अब एक्शन वर्ड बन गया। आया अपने समझ में, ये क्रिया होगा। अभी ये पता नहीं था अभी तक, अब पता चला। क्रिया में ना जुड़ेगा या उसके अलावा धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनाते हैं, ठीक है। धातु अपने में एक अधूरा वर्ड है, और जब हम इसमें ना जोड़ देते हैं, हमेशा धातु में ना ही जोड़ता है, ना के अलावा मोस्टली कोई वर्ड नहीं होता। सारे जितने भी आपकी क्रिया बनती है ना से ही बनती है। आप कोई भी वर्ड देख लीजिए, सोना भी होगा तो सो हमारा धातु होगा, जब हम इसमें ना जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्रिया बन जाएगी। तो क्रिया धातु से मिलकर बनती है, ठीक है। धातु से मिलकर तो हमने क्रिया बनाई कि नहीं बनाई। और क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कार्य करने की बोध हो, जिसमें हम काम करने का बोध होता हो, वो हमारी क्रिया होती है। अभी क्रिया के तुमने भेद नहीं याद होंगे, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, सब बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये कंपटीशन में आती है। क्रिया के भेद नहीं पढ़े? क्रिया के भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक ये नहीं पढ़े, आप जब कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये जरूर आते हैं। अब कभी तो तुमने पढ़े नहीं है, अब कहोगे पता नहीं है कौन सी क्रिया के भेद आ गए, ये आते हैं। सकर्मक में क्या होता है? जिसमें कर्ता पर प्रभाव डाला जाता है, ठीक है। अब जैसे घोड़ा घास खा रहा है, किसके द्वारा? कौन खा रहा है? घोड़ा। और हमने लिख दिया कि राम खाता है। अब इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि राम क्या खाता है, हमें इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें कर्म की प्रधानता नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें हमें पता चल रहा है कि घोड़ा घास खा रहा है, यानी कर्ता का कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, और अकर्मक में कर्ता का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमें ये पता चलता है कि राम खाता है, क्या खाता है, यानी इसमें हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलना है। जिसमें प्रश्न के आंसर ना मिले वो अकर्मक है, जिसमें प्रश्न के आंसर मिले वो सकर्मक है। समझ में आया? तुम लोगों की ग्रामर पढ़ानी पड़ेगी, मुझे लगता है लिटरेचर में तुम्हें पढ़ना नहीं है, कभी ग्रामर ही कमजोर है। लैंग्वेज आती है ज़्यादातर एग्जाम आती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में लैंग्वेज ही तो आती है। क्या मेरा सोचा जाना मारने की कंपटीशन एग्जाम में क्रिया से क्वेश्चन आएंगे, आपके प्रत्यय से क्वेश्चन आएंगे, उपसर्ग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सकर्मक अकर्मक की क्रिया के क्वेश्चन आएंगे आपके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं, रस आते हैं, छंद आते हैं, ये नहीं आते हैं? अभी जब आप आते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। कौन कौन से? सबसे पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। दूसरा, फिर तीसरा, चलो ऐसे बता दो, क्रम ना बताओ, चलो 9 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हाँ ठीक है। मरुद, रौद्र हो गया, और भाव कहाँ से जाएगा? वीर रस हो गया, और वात्सल्य हो गया, क्रोध तो बता दिया ना, भयानक, क्रोध एक ही बात है, भयानक अलग होगा लेकिन क्रोध अलग होगा। भयानक में हम भय की बात करेंगे, क्रोध में गुस्से की बात करेंगे, ठीक है। पढ़े हैं बस, पढ़े तो है लेकिन थोड़े थोड़े पढ़े हैं, हम भूल गए हैं क्लास में आके। श्रृंगार रस को हम कैसे पता करेंगे? श्रृंगार के बारे में श्रृंगार क्या होता है बताओ? कैसे श्रृंगार में पता चलाओगे कि वो श्रृंगार है? मालूम कोई कविता ने पंक्तियां दे दी हो, कृष्ण जी की बारे की जो पंक्तियां उन्होंने बताया कि गोपियां बैठी हैं, कृष्ण जी के लिए सदस्तर बैठी है, तो अब तुम कहोगे जो श्रृंगार है? नहीं, जिसमें हमें प्रेम लीलाओं का वर्णन, ठीक है, राधा कृष्ण की
प्रेम लीलाओं की कविताएं आ रही हों या गोपियाँ कृष्ण जी की प्रेम के बारे में वो होता है, या प्रेमी प्रेमिकाओं के जितने भी कविताओं ने पंक्तियां लिखी हैं तो वो हमारी क्या होगी, श्रृंगार रस, क्योंकि उसमें शब्दों को बड़े ही सहज करके बताया गया है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने कहा वीर रस, तो ये तो सब पता है, इसमें हम कैसे पता करते हैं, वीरता का वर्णन है। कोई भी किसी भी पात्र की वीर की कहानी है, झांसी की रानी ले लो, महाराणा प्रताप ले लो, कोई भी वीर योद्धा के जितने भी मेवाड़ के योद्धा हुए थे सब वो योद्धा ही हैं, तो इनकी वीरों की कहानी का पता चलता है। तो आपका कौन सा जाएगा, वीर। वात्सल्य में छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, वात्सल्य में बच्चों की, जैसे कि कृष्ण जी की लीला है, माखन चोरी कर रहे हैं, अब इसमें हमने कहा कौन सा रस है, वात्सल्य। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, बार बार गोपियों की मटकी से माखन चुरा रहे हैं, ठीक है, या अपने दोस्तों के सखा के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वात्सल्य रस पता चल रहा है। क्रोध में क्या आ जाएगा, गुस्सा किसको आता है, इंसान। कविता इंसान के ऊपर होती है, कविताएं जो होती है कवि करता है तो कविताएं लिखता है, तो वो क्रोध में किसी भी व्यक्ति के क्रोध की बात कर रहा है, उसको भयानक क्रोध आ रहा है। भयानक में आपके जो आपका मौसम है, घनघोर घटा छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, बिजलियां कड़क रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, इसमें भय की हो रही है, क्योंकि अब हमें डर लग रहा है, ये रात को कौन जाएगा, रात को सभी डरते होंगे, मोस्टली कौन कौन डरता है यहाँ पे, 12 बजे कहते हैं भूत आता है, आता है नहीं आता, हमने तो सुना है, कोई कहता है आता है, इंसान आते हैं, भूत है, लेकिन डर अपने मन में बिठा के रखा है, तो उस डर को भगाओ। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, ग्रामर का एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले आपके आते हैं जो कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स हैं, तो हिंदी में हम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। हिंदी के वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे, 52, ठीक है, लेकिन इनको डिवाइडेशन दिया है, स्वर कितने हैं, 13, लेकिन लिखित के तौर पर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्वर कितने होंगे, 11। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से पूछना है, एक लिखित के तौर पर, एक उच्चारण के तौर पर। उच्चारण में 11, सुनाओ कौन कौन से हैं, बोलो, कोई भी बोलो, छोटा बड़ा हो गया, छोटी बड़ी हो गई, छोटा बड़ा, ऋषि, ए आई, अंगा स्वर नहीं है, अनुस्वार है, अयोगवा है, अयोग्य और अनुस्वार वर्ण है, अंग की बिंदी और आ की बिंदी, ये आपके स्वर नहीं है, बता तो रहे हैं, अनुस्वार में आती है, इसको विसर्ग की बिंदी मानते हैं। संस्कृत में पढ़ा है विसर्ग, संस्कृत नहीं पढ़ी, संस्कृत में छोड़ो। तो जब हम विसर्ग का यूज करते हैं तो इस बिंदी को हम विसर्ग की मात्रा मानते हैं, ठीक है, अंग की बिंदी हमारे अनुस्वार में आती है, तो ये दोनों हमारे वर्ण स्वर नहीं है, ये गलती करते हो आप लोग। लिखने में हम भले ही अंग आ तक लिखेंगे, लेकिन उच्चारण में आओ तक बोलेंगे, अंग कहाँ हमारा स्वर नहीं है, ठीक है, आया समझ में, आप पढ़ लेना एक बार किताब में, हम तो हिंदी पढ़ाते हैं इसलिए, तो ये हमारे स्वर में नहीं आते, लिखने में हम 13 का यूज करते हैं, पर बोलने में हमारे 11 ऋषि आता है, ऋषि की मात्रा होती नहीं है, ऋषि हमारे स्वर में आएगा, उसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। संस्कृत में ज़्यादा होते हैं, हिंदी में 11, संस्कृत में 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कैसे, एक आपका रामायण ये आ जाता है स्वर में, पढ़ा होगा तो संस्कृत के पढ़ी होगी, बड़ी दया की बात है कि संस्कृत नहीं पढ़ती, संस्कृत कितनी अच्छी है, बस ये थोड़ा उसमें हमें क्या होता है, विसर्ग की मात्रा का यूज करना होता है, अंग की बिंदी का यूज होता है, जैसे माँ पे बिंदी लगा दी, कोई एक चक्र होती है तो उसको माँ में पढ़ते हैं,
और अगर तो हिंदी पढ़ लेंगे तो उसको हम हाँ में पढ़ते हैं। संस्कृत का पढ़ने का थोड़ा उच्चारण और जो आपके का व क लाल चाला है, ये जो कटित तक है, कटित तक जानते हो? कचट तक क्यों नहीं जानते हो? क च ट प त ये क्या है? हमारे व्यंजन है, ठीक है। काट से लेकर कहाँ तक? अणा तक। चा से लेकर अणा तक, इसमें ये वाला अणा और इसमें ये वाला अणा और इसमें प फ व म क ख द ग न। यार अलावा हमारा व्यंजन नहीं है। जो बोलते हैं अनुप्रस्थ वाले व्यंजन, अंतस्थ वाले। जैसे आप यर अलावा बोलेंगे तो इनके उच्चारण में अंदर से ध्वनि निकलेगी, आपकी ये अंतस्थ कहलाएगी। और ये का वाली लाइन से लेकर नानल तक आपके ये आपके 31 वर्णमाला के अक्षर होंगे जिन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन अलग होते हैं, द्विवर्ण व्यंजन अलग होते हैं। पढ़े हैं? हिंदी नहीं पढ़ी, इसलिए कल हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ग्रामर का पढ़ा, क्योंकि ग्रामर सबसे ज़्यादा यूज होती है। लिटरेचर इतनी एग्जाम में नहीं आती जितनी ग्रामर आती है। तो पहले वर्णमाला पूरी क्लियर कराएंगे, कितने स्वर और कितने व्यंजन है, कितने आपके चिन्ह, ये क्लियर हो जाएगा तो हिंदी की पूरी वर्णमाला कंप्लीट होगी। ठीक है, तो घर से पढ़ के आना। कल मैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सब अघोष अघोष ये सब पूछूंगी। अब ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, नहीं पढ़ेगा। अघोष अघोष वो होते हैं जिन उच्चारण में हमें सांस निकलती है वो रगड़ के साथ, जैसे श श श अब बोलो। तो इसमें हमारे जो शब्दों की वोवेल्स है ना, वर्णमाला छोटा बड़ा याद करने से वर्णमाला याद नहीं होती। हिंदी बड़ी डिफिकल्ट है, अगर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो हिंदी क्लियर होगी। फिर आपको हिंदी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वर्णमाला से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। आप पुलिस का पेपर देंगे तो उसमें 40 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है, 40 नंबर की हिंदी आएगी। आप सोचो कहोगे हम तो कर लेंगे कवर। अब उन्होंने क्या दिया? अंतस्थ व्यंजन की बता दी, ऑप्शन दे दिए उन्होंने। जैसे अंतस्थ व्यंजन हमने बता दिया य र ल ब, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन में आ गया। अब आप सामने अभी आपको पता है तो आप बता दोगे। सपोज जब नहीं पता हो तो अपने ऑप्शन में दे दिया आ सा या ना, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप बता दोगे या नहीं, तो फिर सोचते रहते अरे होंगे कोई से भी लगा दो, कब तक बैठ जाए तो बैठ जाए। इसलिए तुक्का ही लगाते हैं मोस्टली बच्चे, यही करते हैं। हमने कहा अनुस्वार व्यंजन कौन, अनुस्वार कौन सा है? हमने दे दिया उसमें छोटा बड़ा अंग आ और ई। अब इसमें से अनुस्वार बताओ। अब आया समझ में? नहीं तो अभी तक तो कोई सा भी ठोक देते। इसलिए हिंदी को क्लियर करो, पहले वर्णमाला ही क्लियर होनी चाहिए। ये तो पता है कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार की होती है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये भी नहीं, ये तो प्राइमरी के बच्चों को भी पता होता है। हिंदी भाषा कितनी होती है? हिंदी 3 प्रकार की भाषा जो हम लिखते हैं, भाषा को 3 भागों में बांटा है कि नहीं बांटा है? एक रिटन लैंग्वेज जिसमें हम लिख के अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरी होती है ओरल लैंग्वेज जिसमें हम शब्दों के द्वारा अपनी बात को करते हैं। और तीसरी होती है साइन लैंग्वेज, जिसे कौन यूज करता है? ट्रैफिक पुलिस वाला। वो आपको बोलता है कि बेटा गाड़ी रुक जाओ, नहीं, साइन लैंग्वेज का यूज करेगा। यहाँ स्टॉप करनी होगी तो ये हाथ करेगा, यहाँ से करनी हो तो यहाँ, जब बढ़ाना होगा तो इस तरीके से बोलेगा, या विजिल का यूज करेगा। वो उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। अब आया समझ में? अल्लाह हिंदी बिल्कुल घुस गई दिमाग से। इसको पढ़ो। हिंदी का जब हम पाठ याद करते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी की भाषा के प्रकार पढ़ते हैं, फिर व्याकरण के बारे में। व्याकरण में क्यों जरूरत होती है? हिंदी भाषा को समझने के लिए, अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको वॉवेल्स अच्छे से याद नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? अपने हिसाब की भाषा यूज करेंगे, जैसे हम बोलियाँ कहते हैं। बोली और भाषा में अंतर होता है। अब ये कहो कैसे? ऐसे। भाषाएं कितनी है हमारी? वो तो हो गई, लेकिन जो भाषाएं बोली जाती है, जिसको बोलियाँ हैं, 22 भाषाएं होती हैं आपकी, जैसे चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, ये आपकी भाषाएं 22 भाषाएं होती हैं। सही सही लिखी। और बोलियां वो होती हैं जो किसी विशेष गांव क्षेत्र में बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, बुंदेलखंडी
बोली। क्षेत्रीय भाषा होती है वो हमारी बोली होती है। अब हिंदी और बोली में अंतर है कि नहीं? आप लोग क्या बोली यूज करते हैं? बुंदेलखंडी। कैसे बोलते हो बुंदेलखंडी? कुछ चीज़ मंगानी हो, क्या हमें ये चीज़ दे रहे कि नहीं दे रहे, यही कहते हो। ऐसे नहीं बोलोगे क्या मुझे ये सामान दे सकते हो, ये हमारी हिंदी भाषा। लेकिन हम क्या करते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो यूज करते हैं वो हमारी बोली होती है। और जो भाषा क्या होती है, जब हम अदर जगह जाते हैं तो उसका भाषा का यूज करते हैं। अब आया समझ में? अभी तक बोली और भाषा में अंतर नहीं पता था, अब समझ में आया? जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो हमारी बोली होती है। अब कई बच्चे, कई लोग खड़ी बोली बोल देते हैं, कई गांव की जो भी भाषा होती है वो उनकी संस्कृत वगैरह हमारी। अब वो मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश भी घुसा दिया उनने, अपने घर के वर्ड यूज कर दिए। सबसे ज़्यादा दे रही नहीं है, यानी क्या क्या तो बोलते रहते हैं। मुझे बहुत सुना है, जाते हैं लोग बसों में तो बहुत से लोग बैठे रहते हैं मेरे वाले, तो वो बोलते हैं अपने हिसाब से। कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं, लेकिन आ जाती है क्योंकि हम उस जगह रह रहे हैं। तो शायद जाहिर सी बात है, इतना परिवेश वातावरण अपन को मिला है कि हम उनकी भाषा समझ लें। तो बोली और भाषाओं में अंतर होता है, ठीक है। भाषाओं का हम यूज सरकारी कामकाज के लिए करते हैं, लेकिन बोली का यूज नहीं करते। हमारी कामकाजी भाषा कौन सी है? हिंदी है। आप अदर स्टेट में जाएंगे उनकी अलग भाषा है। आप साउथ साइड जाएंगे तो वहाँ पे तमिल या तेलुगु भाषा चलेगी, ठीक है। जम्मू साइड जाएंगे वहाँ उर्दू भाषा मिलेगी, क्योंकि वहाँ उर्दू ज़्यादा चलती है। आप इधर साइड जाइए, पूर्वी साइड जाइए, यहाँ पे खड़ी वो पहाड़ी भाषा होती है, पहाड़ों की भाषा होती है, वहाँ पे अलग लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। गुजराती में गुजराती भाषा चलती है। ये भाषाएं हैं आपकी, बोलियाँ आपको पता ही चल गया है, इतना अंतर पता चल गया है। वर्णमाला क्लियर करिए, अच्छे से पढ़ लेना। अब छोटा बड़ा पढ़ना शुरू कर दो, आगे भी काम। छोटा बड़ा कभी कम बर्बाद नहीं रहेंगे, लेकिन हमें उस तरीके से छोटा बड़ा नहीं करना कि मैम ने कह दिया हमने कहा उधर खाकर कुछ पढ़ लिया, वो नहीं पढ़ना है। मैं छोटा बड़ा व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन के प्रकार होते हैं, वो पढ़ के आओगे, कल हम सबसे पूछेंगे। और कोई ने भी अगर डब्बा और किया ना क्लास का, मैम छोटा बड़ा वर्णमाला पूरी पढ़ के आओगे, होमवर्क पे लिख लो अगर भूल जाते हो, जिसमें हम अन्तस्थ व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, सोचो अभी इतने व्यंजन भी नहीं पता होंगे, बस यही पता था इन लोगों के कहाँ से लेकर हो गए क्या कहने तक हमारे व्यंजन, जबकि गलत है। अन्तस्थ हो गया, संयुक्त हो गया, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, चार प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये चार प्रकार के तुम्हारे व्यंजन हो गए। स्वरों की संख्या, ठीक है। द्विगुण व्यंजन में आपका क्या आता है, एक ये वाला और श्रमिक वाला, ये आपको पता होगा, खत्म हो गया। सड़क वाला अड़ा आता है, यहाँ बिंदी रहती है, दो अड़ा होते हैं, एक हम कावाली लाइन में यूज करते हैं जो डमरू वाला रहता है, एक हम जो सड़क में यूज करते हैं। अब आजकल ये लोग खत्म कर दिए गए वर्णमाला में, हम ये नहीं लिखते हैं, हम ज्ञानी तक वर्णमाला लिखते हैं। पहले हम ये वाला भी लिखते थे और ये वाला भी लिखते थे, इस तरीके का लिखते थे वर्णमाला में। अब इसको हटा दिया वर्णमाला से, क्योंकि इनका यूज अब कम होता है, इसलिए वर्णमाला से इनको हटा दिया, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन में रख दिया है। वर्णमाला हमेशा ज्ञानी तक लिखते हैं, समेक से लेकर ज्ञानी तक हो जाता है, फिर उसके बाद हम ये बाद में लिखते हैं, ये हटा दिए, ये पढ़ के हम आएंगे। कुछ समझ में आया? अभी तक पढ़ाया फिर सर से ऊपर चला गया, समझ में आया? जो चीज़ें नहीं पता थी वो क्लियर हुई, कुछ और आगे भी क्लियर हुई, पढ़ते हैं। चलो यहाँ तक हो गया आपका। एकांकी वगैरह देखेंगे, एकांकी निबंध और यात्रा बताना, ये आप लोग पढ़ के आना, मैं खुद पूछती रहूँगी, ठीक है। क्योंकि ये बस इनकी क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं कि कोई अभी भाग वगैरह नहीं है। आत्मकथा हमारी क्या होती है, जिसमें अपने खुद की स्वयं की कथा लिखते हैं, वो आत्मकथा हो जाती है। और क्या है इसमें, डायरी, डायरी भी वही चीज़ होती है जो हम डेली रूटीन में लिखते हैं, वो डायरी होती है। जीवनी में हमारे खुद की जीवन का परिचय होता है। आत्मकथा वही हो गया, उससे रिलेटेड। स्मरण शब्द क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ गंभीर चिंतन करना है। स्मरण में हम
ऐसे चिंतन की बात लिखते हैं जिनसे हमें काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गंभीर चिंतन है। और एकांकी रेखा चित्र कहाँ है? 50। रेखा चित्र में क्या होता है? चित्रकला से बने रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे चित्र बना, चित्रों के द्वारा हम अपनी बातों को कह सकते हैं। हमने सिर्फ उसमें शब्दों का यूज ना किया और चित्र के द्वारा उसे समझा दिया, चित्र द्वारा ही समझाई है। कोई भी कहानी को छोटे छोटे पॉइंट में, अगर जैसे हमने तुम्हें कहा बिल्ली और बंदर की कहानी को समझाओ, तो पहले तुम चित्र में क्या बताओगे? 2 बिल्लियाँ थी, दूसरे चित्र में उन्हें रोटी मिल गई, तीसरे चित्र में आपस में झगड़ रही हैं, चौथे चित्र में बंदर आ गया, फिर पांचवें चित्र में तराजू लेके आ गए। तो एक चित्र के द्वारा अपने कहानी को समझाना, ठीक है? ये कुछ पढ़ के आना, थोड़ा थोड़ा पूछ भी रहो, उसके बाद आ जाएगा हिंदी उपन्यास स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल पहले सबसे पहले ये क्लास लेंगे, उसके बाद हम लिटरेचर पढ़ाएंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. पहले लैंग्वेज की क्लास होगी, फिर लिटरेचर।